We will start with a very quick revision of what we have seen in the last lecture. तो लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर ऑपरेशन से स्टार्ट किया था. वेक्टर ऑपरेशन मतलब वेक्टर के साथ आप क्या क्या कर सकते हो. तो नंबर 1 था, हम एक वेक्टर लेंगे पी बार. हम इस वेक्टर पी बार को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एस से. तो मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर पी बार विथ अ स्केलर एस will give you a new vector q bar such that q bar और p bar का डायरेक्शन है same, but q bar is s into p bar. So multiplying a vector p bar with a scalar s gives you a new vector q bar such that they have same direction, but q has magnitude s times of p. करेक्ट. ये पहला था. उसके बाद हमने सेकेंड ऑपरेशन देखा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. हमारे पास दो वेक्टर है पी बार एंड क्यू बार. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट वेक्टर आर बार विच इज पी बार प्लस क्यू बार विल आल्सो हैव द सेम डायरेक्शन. तो जो डायरेक्शन पी का है और जो डायरेक्शन क्यू का है, रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन वही होगा. और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ पी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू. राइट. तो जब दो वेक्टर को ऐड करते हो तो नया वेक्टर बनता है, रिजल्टेंट वेक्टर बनता है सच दैट इट हैज द सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इक्वल टू p प्लस q. अगर इफ you have two vectors such that they are in opposite direction, they are anti parallel vectors, तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा r बार, इसका मैग्नीट्यूड होगा डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू, मतलब q माइनस p, एंड डायरेक्शन विल बी दैट ऑफ द बिगर वेक्टर. दोनों में से जो बड़ा वेक्टर है उसका डायरेक्शन. तो बिगर वेक्टर कौन है यहाँ पे? क्यू बार. तो आर बार का डायरेक्शन होगा इक्वल टू क्यू बार, बट आर बार का मैग्नीट्यूड होगा क्यू माइनस पी. देन ये हमने वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया. वी हैव एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू वेक्टर्स व्हिच आर ईदर इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो इफ यू रिमेंबर, अगर हमारे पास दो वेक्टर है एंड इफ दीज टू वेक्टर्स आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, इफ दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, तो जहां पे पहला वेक्टर खत्म हुआ, लेट अस गिव इट सम नेम, ओ से पी, इसको बोल देते हैं ए बार. अगर उसी पॉइंट से सेकेंड वेक्टर शुरू हुआ, लेट्स से सम वेक्टर व्हिच गोस फ्रॉम पी टू क्यू, इसको बोल देंगे बी बार. These two sides represent, if two vectors a bar and b bar of the same type are represented in magnitude and direction by two sides of incomplete triangle, then the resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side, right? By the third side, such that it starts from tail of first vector and ends at head of second vector. तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं हो तो उस केस में हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके रिजल्टेंट फाइंड करते हैं. तो ये एकदम सिक्वेंशियली पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए. जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्टली एडिशन, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा p प्लस q. जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सब्ट्रैक्शन, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा डिफरेंस, p माइनस q या फिर q माइनस p. करेक्ट. जब दो वेक्टर्स सेम या अपोजिट डायरेक्शन में ही नहीं है, तो इन दैट केस हम डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते. तो हम एक नया रूल बनाते हैं जिसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. और रूल क्या है? रूल ऐसा है, if two vectors a bar and b bar of the same type are represented in magnitude and direction by the two sides of incomplete triangle taken in order, जहां पे पहला वेक्टर खत्म हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर चालू होना चाहिए, then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side of triangle such that it starts from tail of first and ends at head of second. यहाँ तक क्लियर? तो हमने ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके पहला प्रॉपर्टी प्रूव किया था, उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो ए बार प्लस बी बार इक्वल टू बी बार प्लस ए बार. ये प्रूव करने के लिए व्हाट वी हैव डन इज, अगेन आई विल टेक द टू सेम वेक्टर्स
ये वेक्टर था ए बार जो स्टार्ट हुआ लेट्स से ओ पॉइंट से, खत्म हुआ पी पॉइंट पे। फिर एक दूसरा वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, बी बार। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, पी से, और एंड हो गया कहाँ पे, क्यू पे, राइट। तो ये आ गया आपके पास बी बार। तो ऑब्वियसली अगर हमको प्रूव करना है ए बार प्लस बी बार इक्वल टू बी बार प्लस ए बार, तो यहाँ पे पहली बात तो ये चेक करो कि ट्राइंगल लॉ एप्लीकेबल है कि नहीं। यस, क्यों, क्योंकि जहां पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होगा। तो ये कंडीशन है, दिस इज अ कंपल्सरी कंडीशन। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे विच इज ए बार प्लस बी बार। अब ए बार प्लस बी बार, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, R1। इसको नया नाम दे देंगे R1। रिजल्टेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, O से, कहाँ खत्म होगा, Q पे। तो रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम O टू Q, इसको बोल देंगे R1। तो ये वेक्टर क्या आ गया, R1। कहाँ से स्टार्ट हुआ, O से, कहाँ खत्म हुआ, Q पे। तो क्या लिखोगे, OQ बार। सिमिलरली अगर मुझे राइट हैंड साइड सॉल्व करना है, तो अगर मुझे राइट हैंड साइड सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड में क्या है, बी बार प्लस ए बार। तो द क्वेश्चन हियर इज, कैन वी डायरेक्टली ऐड बी बार प्लस ए बार? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ट्राइंगल लॉ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ट्राइंगल लॉ अप्लाई करने का कंडीशन क्या था, पहला वेक्टर कौन है, पहला वेक्टर बी बार, दूसरा कौन है, ए बार। तो जहां पे बी बार खत्म हो वहां से ए बार स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं, उल्टा है। तो फिर एक काम करेंगे, हमको पता है वेक्टर की प्रॉपर्टी, आप एक वेक्टर को कहीं पे भी रख सकते हो प्रोवाइडेड आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं किया। तो बी बार को उठा के यहाँ रख दिया, तो दिस इज बी बार। सिमिलरली आप ए बार को भी शिफ्ट कर सकते हो, आपने ए बार को भी शिफ्ट कर दिया, इस पॉइंट को नया नया पॉइंट ऐसे नाम दे दिया एस। तो अब जहां पे बी खत्म हुआ, कौन से पॉइंट पे खत्म हुआ, एस पे, वहां से ए स्टार्ट हो रहा है, यस यस। तो कैन यू अप्लाई ट्राइंगल लॉ नाउ, यस। तो व्हाट विल बी रिजल्टेंट, कहां से स्टार्ट होगा, ओ से, कहां खत्म होगा, क्यू पे। इसको हमने नाम दिया था, अगर याद होगा तो, R2 बार। तो दिस इज इक्वल टू R2 बार। कहां से स्टार्ट हुआ, ओ, कहां खत्म हुआ, क्यू, ओ क्यू बार। तो दोनों ही रिजल्टेंट, मतलब ए बार प्लस बी बार हो या फिर बी बार प्लस ए बार हो, दोनों के दोनों क्या है, ओ क्यू बार एंड ओ क्यू बार। मतलब दोनों वेक्टर्स अलग अलग नहीं है बट दे आर सेम। तो जब दोनों वेक्टर सेम है तो वी हैव प्रूव, क्या प्रूव कर लिया आपने, LHS इक्वल टू RHS। LHS इज ए बार प्लस बी बार एंड RHS इज बी बार प्लस ए बार। गुड। तो यहाँ तक हमने कल के लेक्चर में कवर किया था। अब लेट अस गो टू नेक्स्ट पॉइंट। जैसे वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है, वैसे ही वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी है। तो पहले समझ लो एसोसिएटिव का मतलब क्या है। तो सेकंड पॉइंट, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। अब ये एसोसिएटिव का मतलब क्या, सपोज तीन वेक्टर है, पिछले केस में कितने वेक्टर थे, दो थे, अब कितने हैं, तीन है। तो अगर मैं तीन वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब एसोसिएटिव का मतलब क्या है, एसोसिएटिव का मतलब ये है कि बी बार आप ए के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। मतलब पहले आप ए और बी को ऐड कर लो। आपको पता है ए और बी को ऐड करने का कंडीशन क्या था, सेम टाइप के होने चाहिए। तो ये दोनों वेक्टर ऐड होके एक नया वेक्टर बन जाएगा। या फिर आप बी बार को सी के साथ भी एसोसिएट कर सकते हो। इन शॉर्ट मतलब क्या है, अगर तीन वेक्टर का एडिशन करना है तो बी बार को या तो ए बार में ऐड करो या फिर बी बार को सी बार में ऐड करो, रिजल्ट विल बी द सेम। एसोसिएट करना मतलब लिंक करना, B can be associated with A or B can be associated with C, result will be the same, correct? So into bracket A bar plus B bar plus C bar is equal to A bar plus into bracket B bar plus C bar। अब ये प्रूव कैसे करेंगे,
जब 3 वेक्टर है तो डेफिनेटली तीनों वेक्टर लगने वाले हैं। तो प्रूव करने के लिए हम 3 वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। तो वी विल ड्रॉ एनी 3 वेक्टर्स। कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट्स में जो डायग्राम दिया है वही डायग्राम करना है, ऐसा कंपल्शन नहीं है। वही नोटेशन यूज करना है, वो भी कंपल्शन नहीं है, राइट। तो वी विल स्टार्ट फर्स्ट वेक्टर ए बार फ्रॉम समवेयर, कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे। लेट अस से दिस इज ए बार। ओ से स्टार्ट हुआ, पी पे खत्म, ये आ गया आपके पास ए बार। फिर दूसरा वेक्टर है बी। पी से स्टार्ट हुआ और क्यू पे आके एंड हो गया। फिर तीसरा वेक्टर है सी। क्यू से स्टार्ट हुआ एंड इट एंड्स एट सम पॉइंट एस, सी बार। करेक्ट, राइट। तो 3 वेक्टर है क्या? यस। अब जैसे हमने पिछले केस में किया था, हमने क्या प्रूव किया था? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ही प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे? सबसे पहले let us take left hand side of the equation. What is left hand side of the equation? Into bracket a bar plus b bar plus c bar. तो मैंने अभी भी बताया कि ए बार और बी बार को ऐड करके आप नया वेक्टर बना सकते हो। कंडीशन नंबर 1, बोथ शुड बी ऑफ सेम टाइप। अज्यूम करते हैं कि दोनों सेम टाइप के, बोथ ऑफ देम आर डिस्प्लेसमेंट। कंडीशन नंबर 2, दो वेक्टर को ऐड करना है तो ट्राइंगल लॉ चाहिए। ट्राइंगल लॉ का कंडीशन क्या था? जहां पहला वेक्टर खत्म हो, पहला वेक्टर कौन है? ए बार। ए बार कहाँ खत्म हुआ? पी पॉइंट पे। और ये पी पॉइंट हेड है, किसका हेड है? ए बार का। यही पी पॉइंट टेल होना चाहिए, किसका टेल होना चाहिए? बी बार का। वैसा है क्या? यस। तो ए बार और बी बार पे मैं ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर सकता हूँ क्या? यस। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए और बी का एडिशन विल बी अ न्यू वेक्टर सच दैट कहां से स्टार्ट होगा? ओ से। कहां खत्म होगा? क्यू पे। वेरी गुड, करेक्ट। तो ये जो वेक्टर है इसको मैं नाम दे देता हूं R1 बार। तो ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर विल बी कॉल्ड एज R1 बार प्लस C बार। करेक्ट, गुड। अब फॉर द टाइम बीइंग फिलहाल आप इसको भूल जाओ, यू जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। फिलहाल इसको भूल जाओ, चलेगा, नो इश्यूज। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जब ए और बी को ऐड कर ही लिया तब जाके कौन मिला? तो R1 क्या है? रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का डेफिनेशन पता था? Resultant of two vectors is a single vector which gives the same effect as that of both the vectors together. मतलब A और B जो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो O से Q तक। पहले वेक्टर ने क्या किया? O से P तक लाया, दूसरे वेक्टर ने P से Q तक। तो R1 बार क्या है? A बार प्लस B बार। वो कहां से कहां लेके जा रहा है? O से Q। मतलब इन दोनों को ऐड करके ही तो बना है वो। अगर इन दोनों को ऐड करके बना है तो फिर मैं इन दोनों को अब यहाँ से हटा सकता हूँ। सिंपल, ऐसे ही करते हो ना। अब मुझे बताओ, आपके पास 2 नंबर थे। आपके पास एक नंबर था 2, एक नंबर था 4। तो 2 + 4 इक्वल टू लिख लिया 6। तो 2 + 4 लिखोगे? वापस नहीं लिखोगे, ऐड कर लिया, खत्म। एडिशन क्या मिला? रिजल्टेंट। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या मिला? R1 बार। उसका काम खत्म, उसको हटा दो यहाँ से। गया? गुड। क्या बचा? R1 बार और C बार। और कैसा है ये है R1 बार प्लस C बार। तो जब एडिशन करते हो तो कौन सा लॉ पता है तुमको? ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से जहां पे R1 खत्म हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है? वहीं से C स्टार्ट होना चाहिए। हो रहा है क्या? यस। तो व्हाट विल बी रिजल्टेंट? O2S. Resultant will be a single vector which starts from tail of R1 and ends at head of C. इसको मैं बोल दूंगा फाइनल रिजल्टेंट R। तो ये क्या आ जाएगा? R। कहां से स्टार्ट हुआ, कहां खत्म हुआ? तो क्या आया? सिमिलरली। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब ऐसा ही हमको राइट हैंड साइड पर भी देखना है। तो सिमिलरली फॉर राइट हैंड साइड, right hand side of the equation,
राइट हैंड साइड में क्या था, राइट हैंड साइड में ए बार अलग था, बी बार का एसोसिएशन था सी के साथ, सी बार के साथ। तो अब बी बार कहाँ से स्टार्ट हुआ, बी से, कहाँ खत्म हुआ, क्यू पे, राइट। और सी बार कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यू से, मतलब हेड ऑफ बी इज टेल ऑफ सी। तो ट्राइंगल लॉ अप्लाई करने का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ क्या, यस। तो हम जो रिजल्टेंट लिखेंगे वो कहाँ से स्टार्ट होगा, बी, कहाँ पे खत्म होगा, एस। तो दिस विल बी द रिजल्टेंट हियर। पिछले केस में रिजल्टेंट को मैंने R1 बोला था, यहाँ बोल देता हूँ R2, राइट। तो ये आपको मिल जाएगा ए बार प्लस R2 बार, और इन दोनों को ऐड कर दिया ना, तो इन दोनों को यहाँ से गायब कर दो। गुड। अब ए बार में क्या ऐड कर रहे हो, R2 बार। ए बार कहाँ खत्म हुआ, और वहीं से कौन स्टार्ट हुआ, R2। तो ट्राइंगल लॉ का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ क्या, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, O2S। तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनल रिजल्टेंट। तो फाइनल रिजल्टेंट विल बी अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ A एंडिंग एट हेड ऑफ R2। तो ये वेक्टर आएगा आपके पास R बार। तो ये क्या आया, R बार, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ खत्म हुआ, S। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में भी तो यही था, लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या था, OS। यहाँ पे भी क्या है, OS। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore LHS इक्वल टू RHS। तो ये आ जाएगा A बार एसोसिएटेड विथ B प्लस C इक्वल टू A बार प्लस B एसोसिएटेड विथ C। हो गया। तो तीन वेक्टर का अगर एडिशन कर रहे हो तो डजंट मैटर जो मिडल वेक्टर है उसको पहले के साथ एसोसिएट कर रहे हो या फिर तीसरे के साथ। जो सेकंड वेक्टर है वो आप पहले ए में ऐड कर दो, फिर सी ऐड करो, या फिर आप मिडल वेक्टर को थर्ड वेक्टर में ऐड करो और ए के साथ ऐड करो, रिजल्ट विल बी द सेम। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। गुड, क्लियर है यहाँ तक, एकदम क्लियर। अब गोइंग वन स्टेप अहेड, देखो ट्राइंगल लॉ का प्रॉब्लम क्या है। मैं इसलिए बार बार पूछ रहा था ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं क्या, यस यस। कब कर सकते हो, जब जहां पे पहला वेक्टर खत्म हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू होना चाहिए। हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर शुड बी इक्वल टू टेल ऑफ सेकंड। सपोज ऐसा नहीं है, इमेजिन ऐसा नहीं है, दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो पहला वेक्टर था मेरे पास ए बार, वो से स्टार्ट हुआ, राइट। एक काम करते हैं, नाम चेंज कर दूंगा, सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूँ। थोड़ा सा नए नए नाम की ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो हमेशा ए बार बी बार सी बार। मैंने एग्जाम में कुछ नाम चेंज कर दे तो गड़बड़ हो गई। एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं ओ ए, इसको मान लेता हूँ मैं पी, इसको नाम देता हूँ मैं लेट अस से बी, और ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है इसको मान लेते हैं क्यू, करेक्ट। अब इस केस में दोनों वेक्टर्स कहाँ से स्टार्ट हुए, ओ से, मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट मतलब टेल दोनों का सेम है। तो कैन यू अप्लाई ट्राइंगल लॉ हियर, नो यू कैन नॉट। तो इसके लिए हमको नया रूल चाहिए, उस नए रूल का नाम है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे वहां पे लिखा था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको आप बोलोगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एकदम अच्छे से ध्यान देना, अगर ये समझ में आया, वैसे समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐसा कोई लॉ बनता ही नहीं है, जबरदस्ती बनाया है। या तो ट्रायंगल लॉ बनेगा या तो पैरेललोग्राम लॉ बनेगा, दोनों में से एक ही बनेगा। क्यों ऐसा, फॉर वेरी सिंपल रीजन। मैंने आपको अभी अभी बताया, मैंने आपको ये बताया कि जब आप वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, राइट,
तो वेक्टर्स को आप जहां चाहो वहां रख सकते हो, करेक्ट, क्लियर। यहाँ पे दोनों वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मैं तो बी को कहीं भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ रख दिया तो कौन सा लॉ बन गया। तो एक्चुअली दो लॉ है ही नहीं, एक ही लॉ है, दो अलग अलग नाम है उसके। तो मैं उल्टा भी बोल सकता था, मैं बोल सकता था कि ट्राइंगल लॉ ऐसी कोई चीज नहीं है, ओनली लॉ इज पैरेललोग्राम। मैं बोलूंगा एक काम करते हैं, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, हो गया, राइट। अब थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, हमने जब रिजल्टेंट फाइंड किया तो अल्टीमेटली ट्राइंगल लॉ यूज क्यों किया था, उसका रीजन था, मैंने आपको पूछा ये पी बार है और ये क्यू बार है। पी बार का मैग्नीट्यूड है 3 और क्यू बार का मैग्नीट्यूड है 5। व्हाट इज रिजल्टेंट, 8, बराबर 8 ना। ऐड क्यों किया आपने, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है। अगर मैंने आपसे पूछा होता अब बताओ रिजल्ट कितना, 2, करेक्ट। तो जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट डायरेक्टली ऐड होगा, जब अपोजिट में होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। प्रॉब्लम कहाँ था, प्रॉब्लम यहाँ था कि जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में है ही नहीं, तो अब बताओ कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना, कौन सा लॉ। वेरी गुड, लेकिन हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला डिराइव ही नहीं किया, जिसके लिए हमने ये लॉ बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि हमको रिजल्टेंट का क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड। उसका तो फॉर्मूला ही नहीं डिराइव किया हमने, गड़बड़ है। जिसके लिए हमने ट्राइंगल लॉ बनाया उसी का फॉर्मूला नहीं बनाया। तो वो क्यों नहीं बनाया, उसका रीजन था क्योंकि वो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ में डिराइव करने वाले थे। और मैंने आपको अभी अभी बता दिया कि पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ दे आर सेम, सिर्फ वेक्टर यहाँ पे ओ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ए से, बाकी सब क्या है, सेम। तो जब कॉन्सेप्ट ही सेम है तो फॉर्मूला यहाँ पे जो बनेगा वही फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा, ट्राइंगल लॉ में। या तो ट्राइंगल लॉ में जो फॉर्मूला बनाओगे वो कहाँ अप्लाई होगा, पैरेललोग्राम लॉ में, करेक्ट। सिर्फ वर्डिंग में थोड़ा सा चेंज है, वहां पे वर्ड्स क्या थे और यहाँ पे वर्ड्स, स्टेटमेंट क्या है, मतलब वहां का स्टेटमेंट और यहाँ का स्टेटमेंट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो हमने जब ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट लिखा था तो हमने ऐसा बोला था, इफ टू वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार, तब मैंने ए और बी यूज किया था, तो मैंने बोला था इफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। अब मैं क्या नाम दे रहा हूँ इसको, पी बार एंड क्यू बार। ये सिर्फ मैं इसके लिए करता हूँ सो दैट आप वो रटने की आदत छोड़ो और खुद से सीखो लिखते कैसे है। इफ टू वेक्टर्स p bar and q bar of the same type are represented in magnitude and direction by two sides of an incomplete triangle taken in order, then the resultant is the third side of the triangle represented in magnitude and direction such that it starts from tail of first and ends at head of second. अब जो पैरेललोग्राम लॉ है उसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसको स्टेट कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये जो दो साइड्स हैं, ये दो वेक्टर है, जैसे वहां पे दो साइड्स थे दो वेक्टर्स थे, यहाँ पे दो साइड्स है दो वेक्टर्स है। डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे भी वही बोलोगे, क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग तो वैसे ही होगी, इफ टू वेक्टर्स p bar and q bar of the सेम टाइप, क्योंकि ऐड करना है, जहां भी एडिशन वर्ड होगा वहां पे होगा सेम टाइप, are represented in magnitude and direction, are represented in magnitude and direction by two sides of a parallelogram। यहाँ पे कौन है, पैरेललोग्राम, तो बाय टू मैंने बीच में स्पेस रखा है, ये जो दो साइड्स हैं इसको बोलते हैं एडजेसेंट, तो बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, राइट। then the resultant
then the resultant is represented, then the resultant is represented in magnitude and direction अब to make things easy for you, मैंने बोला ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ अलग अलग है ही नहीं, बराबर। मतलब मैं इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो फिर रिजल्टेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, ओ से, करेक्ट। मतलब किसकी टेल से, पी के, किसके हेड तक जाएगा, क्यू के। मतलब ये आएगा आपका कौन सा वेक्टर, कौन सा वेक्टर, कौन सा वेक्टर, आर बार। आर बार मतलब कौन, कौन, रिजल्टेंट। अरे ट्रायंगल लॉ है ना, तो ये कौन है। अगर मैंने ऐसा किया होता, इस वेक्टर को भी मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया होता, तो अब यही रिजल्टेंट कौन बन गया। अब ये थर्ड साइड है क्या ट्रायंगल का, इज दिस थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, नो, तो व्हाट इज दैट, एक एंड से दूसरे एंड तक की स्ट्रेट लाइन को क्या नाम है, हाँ, यस, डायगोनल। तो पहले हम बोल रहे थे रिजल्टेंट इज थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, राइट, करेक्ट। यहाँ पे आप बोल रहे हो द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय व्हाट, बाय डायगोनल। किसका डायगोनल, ऑफ पैरेललोग्राम। डन। इसमें सिर्फ नोट्स में 2-3 वर्ड एक्स्ट्रा है। फॉर एग्जांपल, if two vectors p bar and q bar of the same type are represented in magnitude and direction by two adjacent side, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, adjacent side के बाद लिखा है कि tails of the two vectors are at the same point, क्योंकि tail same point पे है ना, इधर ये tail, right, correct। Then the resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal such that the resultant also starts from the same point, correct। तो यहाँ पे भी लिख दो such that resultant also starts from the same point, resultant also starts from the same point। So overall, let us quickly discuss the difference between two। ट्रायंगल लॉ में दो साइड्स थे, किसके, इनकम्प्लीट ट्रायंगल के, टेकन इन ऑर्डर, राइट। पैरेललोग्राम लॉ में दो साइड्स है, दे आर एडजेसेंट। जब टेकन इन ऑर्डर था तो जहां पहला वेक्टर खत्म हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ। जब एडजेसेंट है तो दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए। जब टेकन इन ऑर्डर था तब रिजल्टेंट था थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि वो ट्रायंगल बना। जब एडजेसेंट साइड है तो रिजल्टेंट है डायगोनल, किसका, पैरेललोग्राम का, क्योंकि ये क्या बना, पैरेललोग्राम बना। यहाँ तक क्लियर, गुड। अब हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड, तो हमको क्या फाइंड करना है फिर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे बाय फाइंडिंग आउट व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार। तो बिफोर यू स्टार्ट फाइंडिंग आउट मैग्नीट्यूड, कुछ बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे दो वेक्टर, कौन से दो वेक्टर लिए हमने, ओ से ए, इसको क्या बोला, पी बार। दूसरा वेक्टर कौन था, ओ से बी, इसको क्या बोला, बी बार। और ये दो वेक्टर होने चाहिए कौन से टाइप के, सेम टाइप के, क्योंकि क्या करने वाले हो आप, ऐड। तो लेट
OA bar equal to P bar and OB bar equal to Q bar be the two vectors, be the two vectors of the same type, representing, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, रिप्रेजेंटिंग adjacent sides, किसके adjacent sides, parallelogram, adjacent sides of a parallelogram. I hope all of you know what is a parallelogram, पता है ना? Yes. So I will tell you what is parallelogram if you don't know. ऐसा quadrilateral, what is quadrilateral? This closed figure of four sides. ऐसा quadrilateral जिसके opposite sides parallel हो उसको बोलते हो parallelogram. So rectangle is also a special case of parallelogram. By definition है parallelogram में opposite sides क्या होना चाहिए, parallel. So can I say rectangle is also a special case of parallelogram? Then can I say square is also a special case of parallelogram? Yes. Can you say this structure that I am drawing here तो इसको भी आप parallelogram बोल सकते हो क्या? Yes. Because opposite sides are parallel to each other. So what is the difference between the four, between the three? पहले दो केसेस में all the angles are 90 degree. पहले केस में only opposite sides are of equal length. दूसरे केस में all sides are same. इस केस में दो opposite angle है acute less than 90 और बचे हुए दो opposite angles है obtuse greater than 90 and opposite sides are parallel to each other, right? Good. So parallelogram ये भी है लेकिन हम लेते हैं इसको क्योंकि ये क्या है जनरल केस, राइट? तो ये पता होना चाहिए आपको. देन अब हमने ले लिए दो साइड्स, दो वेक्टर्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड दे आर ऑफ द सेम टाइप. अब इन दोनों में कुछ एंगल भी रहा होगा, किन दोनों में, पी बार और क्यू बार, किन दोनों में, पी बार एंड क्यू बार, किन दोनों में, पी बार एंड क्यू बार. मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब और एक एंगल आने वाला है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो थीटा एंगल इज द एंगल बिटवीन P bar and Q bar. And as I said कि कोई भी वेक्टर हो उसके पास होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो हम यहाँ पे जिस R बार की बात कर रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर की, उसके पास मैग्नीट्यूड है और है डायरेक्शन. हम पहले फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हम बाद में फाइंड करेंगे. तो अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि ये जो डायग्राम मेरे पास है इसमें एक भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है. क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल होता तो काम थोड़ा इजी होता. क्यों? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते. नहीं है तो फिर लाओ, कैसे लाएंगे? ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड कर लेंगे. इसको हमने एक्सटेंड कर लिया. एक्सटेंड करने के बाद सी पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, इसको बोल देंगे. तो टू फाइंड magnitude of resultant R bar, we drop या draw एक ही बात है. We drop a perpendicular. आप draw बोलोगे तो भी चलता है. We drop a perpendicular from which point? C to the line. कौन सी लाइन? OA. लेकिन कौन सी लाइन थी? एक्सटेंडेड थी, हमने बढ़ा लिया है इसको.
to the extended line OA, right, which meets at point, कौन से point पे meet हुआ? D, which meets at point D. यहाँ तक क्लियर? गुड. तो अगेन फिजिक्स, बेसिकली तो फिजिक्स है नहीं, ये मैथ्स ही है, लेकिन करना पड़ेगा. दूसरा, ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है. इट इज जस्ट पूरा ध्यान यहाँ पे और घर पे जाके रिवीजन, खत्म. पूरा एक लिंक बनता है. ट्रायंगल लॉ क्यों यूज किया था? क्योंकि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं थे, अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं थे. फिर ट्रायंगल लॉ क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि ट्रायंगल लॉ में कंडीशन था कि जहां पहला वेक्टर खत्म होगा वहीं पे दूसरा वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए, तो वो नहीं है. तो फिर क्या किया? नया रूल बना लिया, पैरेललोग्राम लॉ. अब अल्टीमेटली टास्क क्या था? टास्क ये था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि वो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए. तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो कैसे लाओगे? अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता तो मैं लिखता हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर, लेकिन था नहीं. तो मैंने क्या किया? एक लाइन को एक्सटेंड कर लिया और सी पॉइंट से नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया. इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि हमारे पास एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल. एक नहीं, दो बन गए. एक आ गया ओ सी डी, एक आ गया ए सी डी. ये आ गए दो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल. अब ऊपर से ये भी पता होना चाहिए, डू यू नो, मेरे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन है और मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है, करेक्ट. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है? कितना है? क्यों? क्या बोलते हो इसको? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम. तो डू यू रिमेम्बर, अगर ये वेक्टर क्यू बार है तो बाय डिफॉल्ट ये भी कौन है? तो क्यू बार ने यहाँ पे अगर एंगल थीटा बनाया तो फिर यहाँ पे वो एंगल कितना बनाएगा? थीटा ही बनाएगा. वेरी गुड, क्लियर. अब अगर मैं ट्रायंगल ओ सी डी लेता हूं तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ सी डी, ओ सी ये कौन है? हाइपोटेन्यूज. ओ सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर. ठीक है, एक ही बात है, सी डी या डी सी स्क्वायर, करेक्ट. देन बट व्हाट इज ओ डी? ओ ए प्लस तो ओ डी इज ओ ए प्लस ए डी प्लस बी सी स्क्वायर. You know what is a plus b bracket square? So OA square plus 2OA into AD plus AD square plus आखिरी में बचा कौन? DC square. राइट, यहाँ तक क्लियर. हमने क्या किया? हमने ये OA प्लस एडी इसका होल स्क्वायर कर लिया तो आया ओ ए स्क्वायर प्लस 2 OA प्लस एडी स्क्वायर और डीसी स्क्वायर तो पहले से था, वहीं पे था वो. यहाँ तक क्लियर? पक्का? यस, गुड. तो नाउ इफ यू नोटिस, इफ यू सी, ओ देखो अच्छे ध्यान देना, एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, एडी स्क्वायर plus DC square, it is AC square. From right angle triangle ADC, AD square plus DC square is AC square. तो एक काम करता हूँ, इसको मैं अलग ब्रैकेट में डाल देता हूँ और अलग ब्रैकेट में डालने के बाद हम ऐसा लिखेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा? ACD क्या था? AD स्क्वायर था प्लस DC स्क्वायर था इक्वल टू था, देयरफॉर ये जो OC स्क्वायर था मेरे पास वो क्या बन जाएगा? OA स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज AC स्क्वायर. वेरी गुड.
AC square. But wait a minute. Do you see? ये OC मतलब कौन सा वेक्टर? R. रिजल्टेंट वेक्टर. यही तो हमारी स्टोरी का हीरो है. होता है बहुत बार मूवी देख ले समझ में नहीं आ रहा कौन हीरो कौन विलन, ध्यान नहीं था. यही क्लास में होता है. हाँ, जब आप बोलते हो समझ में नहीं आता, कैसे समझ में आएगा? ध्यान दो. मूवी कैसे देखते हो? एकदम इंटरेस्ट है. हमारे स्टोरी का हीरो कौन है? हाँ, तो वो कौन है? ओसी. उसके बाद बाकी रोल्स भी तो होते हैं ना. ओ ए कौन है? तो ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है पी. पी बार नहीं, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ. देन डू यू सी? ये एसी कौन है? क्यू बार. तो फिर एसी का मैग्नीट्यूड कौन है? क्यू. और कौन लगने वाला है? लेकिन एडी तो हमारे पास है नहीं. बट वे हमको ट्रिग्नोमेट्री पता है ना. एडी ये थीटा का एडजेसेंट साइड है. एडजेसेंट साइड जब भी हो तो कौन सा फंक्शन? cos थीटा, राइट. बट फ्रॉम ट्राइंगल ACD cos theta. What is cos theta by definition? What is cos theta by definition? Adjacent. Who is adjacent? Who is hypotenuse? So AD upon AC. Therefore, AD equal to AC cos theta. पर AC कौन था? AC कौन था? Q. AC was Q. AC was Q. तो ये क्या आ गया? Q cos theta. Therefore, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं. Therefore, equation number 1 becomes OC square. But what is OC? So R square equal to OA square. But what is OA? So P square plus 2 OA. OA is P. AD is Q cos theta plus AC square. But AC कौन है? Q square. So therefore resultant vector R का magnitude ये स्क्वायर था, उसका रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. यहाँ तक क्लियर? यस. अब आप इसको एक्चुअली वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो इक्वेशन आपने बनाया वो सही है कि नहीं. कैसे? लुक, मैं रिपीट तो करूंगा. यहाँ पे क्यू लिखना रह गया, एक क्यू भी लिख लेता हूँ. रिपीट करेंगे लेकिन वेट. सपोज हमारे पास ये वेक्टर होता P, ये वेक्टर होता Q. व्हाट इज द एंगल? 90 डिग्री. वेरी गुड, वेरी गुड. रिजल्टेंट तो आपको पता ही है. रिजल्टेंट क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज, राइट. तो R should be equal to under root of P square plus Q square. क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ऑफ P square plus Q square. इसमें अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डालता हूँ, व्हाट इज cos 90? cos 90 कितना? 0. cos 90 is 0. तो cos 90 0 है. तो cos 90 0 है तो ये गया यहाँ से. ये गया तो क्या मिला? R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर. तो जो आपने फॉर्मूला बनाया वो 100% सही है. करेक्ट. गुड. अब we will just repeat important steps. How did we derive this? तो सबका ध्यान यहाँ पे. हमको क्या चाहिए था? मैग्नीट्यूड. किसका? रिजल्टेंट का. किसके टर्म्स में? गिवन वेक्टर्स के टर्म्स में. गिवन वेक्टर्स कौन से थे? एक था P. कहाँ से स्टार्ट हुआ? O. कहाँ खत्म हुआ? A. कौन सा वेक्टर है? P. दूसरा वेक्टर था Q. कहाँ से स्टार्ट हुआ? O. कहाँ खत्म हुआ? B. इसको क्या बोला हमने? Q बार. करेक्ट. देन सबसे पहले O to A B. ठीक है, डजंट मैटर. अब सही. और राइट. करेक्ट. देन क्योंकि हमको यहाँ पे चाहिए था क्या? ट्राइंगल लॉ तो नहीं हो सकता, तो कौन सा लॉ?
पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ का पहला कंडीशन ये है कि पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लो। ये हो गया पैरेललोग्राम कंप्लीट। इस पॉइंट को बोल दिया मैंने, कौन सा पॉइंट? सी पॉइंट। अब ऐसा है, ये अगर पी बार है तो ये भी कौन है? अगर ये क्यू बार है तो ये भी कौन है? क्यू बार। और अगर हमको रिजल्टेंट चाहिए तो बाय डेफिनेशन रिजल्टेंट इज अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट एंड एंडिंग हियर, मतलब रिजल्टेंट इज डायगोनल। किसका डायगोनल? पैरेललोग्राम का। बन गया? ये हो गया आर बार। अब करना क्या था? इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने लाइन OA को कर लिया एक्सटेंड, फिर सी पॉइंट से OA पे ड्रॉप कर लिया परपेंडिकुलर, इसको बोल दिया पॉइंट। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा। तो ट्राइंगल OCD अगर आप देखोगे तो OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। लेकिन ये जो OD है ये OA प्लस AD है, तो OA प्लस AD का स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। फिर ये जो OA प्लस AD है इसका ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा आपको OC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OA AD प्लस DC स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, इसको साथ में लाया तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये ट्राइंगल ACD, इस राइट एंगल ट्राइंगल का कौन है? हाइपोटेन्यूज। कौन सा हाइपोटेन्यूज? AC स्क्वायर। तो आ जाएगा प्लस AC स्क्वायर। अब अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल ACD को देखोगे तो व्हाट इज कॉस थीटा? एडजेसेंट साइड। कौन है एडजेसेंट? अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो AD क्या आ गया? AC cos थीटा, बट AC कौन था? Q, तो Q cos थीटा। एडिशनली ये जो OC है ये है OC कौन है? R। देन और कौन लगने वाला है? OA कौन है? P। OA इज P। और कौन लगने वाला है? AD तो फाइंड किया अभी, Q cos थीटा। और कौन लगने वाला है? AC। हु इज AC? Q। तो इक्वेशन क्या था? OC स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? इक्वल टू OA स्क्वायर मतलब P स्क्वायर प्लस 2OA मतलब 2 इंटू P इंटू AD। पर AD कौन है? Q cos थीटा प्लस AC स्क्वायर मतलब, तो R विल बी अंडर रूट ऑफ plus 2PQ cos of theta. So this is how you can find out magnitude of resultant vector. अब मैंने आपको बताया कि parallelogram law and triangle law, they are not two different things, they are the same. तो अगर ट्राइंगल लॉ में भी रिजल्टेंट आपको फाइंड करना होगा तो फिर क्या करेंगे? यही फॉर्मूला है, सिर्फ इतना है कि कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन होता है कि फिर एंगल कौन सा, क्योंकि ट्राइंगल लॉ में क्या था? व्हाट वाज देयर इन ट्राइंगल लॉ? ट्राइंगल लॉ में हमारे पास वी हैड दिस, ट्राइंगल लॉ में हमारे पास ऐसा था, कैसा था? हमारे पास ऐसा था, राइट? नहीं, कंप्लीट तो कर लिया हमने, तब जाके ट्राइंगल लॉ बना। ये हो गया रिजल्टेंट R बार। रिजल्टेंट किसका है? A बार और B बार। करेक्ट। मैंने अभी अभी बोला जो फॉर्मूला आप पैरेललोग्राम लॉ के लिए लगाते हो वही फॉर्मूला यहाँ पे आएगा ट्राइंगल लॉ के। तो फिर एंगल कौन सा लेंगे? वहां तो एंगल क्लियर दिख रहा था ना हमको, क्या दिख रहा था? एंगल थीटा। किसमें? P बार और Q बार में, मतलब दो एडजेसेंट वेक्टर्स। यहाँ पे दो एडजेसेंट वेक्टर्स है ही नहीं। यहाँ पे क्या है? जहाँ पे एक वेक्टर खत्म हुआ वहां पे दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ। फिर एंगल मतलब कौन सा एंगल? फिर यहाँ पे भी वही आइडिया है, इसको एक्सटेंड करो।
ये किसका डायरेक्शन है, ए बार का, ये किसका डायरेक्शन है, तो ये एंगल जो बनेगा इसको क्या बोलोगे, राइट। गुड। नहीं तो फिर एक काम करना, नहीं तो फिर ये एंगल दिया होगा, ये एंगल जितना भी होगा आपको पता है व्हाट इज टोटल 180, तो अगर ये एंगल थीटा बोला है तो फिर ये एंगल कितना 180 माइनस थीटा। तो रिमेंबर इन ट्राइंगल लॉ आपको दो वेक्टर्स का एंगल चाहिए, तो इस वेक्टर को एक्सटेंड कर लो, जो भी एंगल बनेगा, जैसे ये अगर 120 है तो ये ऑटोमेटिकली कितना है 60 है, तो एंगल फाइंड करते आता ही है हमको। तो अगर एक बार आपको एंगल मिल गया तो ट्राइंगल लॉ हो या फिर पैरेललोग्राम लॉ हो, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यही आएगा, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर इंटू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का कॉस, राइट। तो कैसे आप इसको याद रखते हो, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, क्योंकि पहले वेक्टर को मैं ए भी बोल सकता हूँ पी भी बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या बोला है, ट्राइंगल में क्या बोला था ए, तो ट्राइंगल लॉ में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उससे तो ऐसा याद रखेंगे ना, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर cos ऑफ थीटा। गुड, यहाँ तक क्लियर। तो डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे कल।